Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, Vikas. Good morning, good morning. हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर, और इस वर्क एनर्जी पावर के अंदर हम लोगों ने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया एंड पावर पढ़ लिया। टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हम लोगों ने कॉलिजन। कॉलिजन बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ कॉलिजन है। फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड नॉन इलास्टिक एंड थर्ड परफेक्टली नॉन इलास्टिक। तीनों में आप लोगों के पास मोमेंटम तो क्या रहता है, कंजर्व रहता है तीनों ही कॉलिजन में, लेकिन जो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, और बाकी जो रिमेनिंग 2 है उनमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉलिजन है इसके डेरिवेशंस भी हैं, जिसमें वेलोसिटीज फाइंड करते हैं हम लोग आफ्टर कॉलिजन। तो फर्स्ट कल आप लोगों को मैंने एक डेरिवेशन करवाया था हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में हम लोगों ने कल V1 एंड V2 की वैल्यू लिखी थी। देखो सब जने बोलना हो गया होगा आप लोगों को फॉर्मूला याद, बड़ा फॉर्मूला था, कल मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। बताओ क्या होगा। V1 कैसे निकालते हैं भाई, V1 किसका है, U1 का, तो U1 का मास ज्यादा मान लो, तो M1 माइनस M2, बच कौन सा गया, सेकंड वाला पार्ट, तो ट्वाइस ऑफ M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। फिर V2 निकालना है, फिर अगेन इसके डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 आ जाएगा। अब V2 है तो U2 का होगा, तो U2 ज्यादा ले लो, पीछे क्या बच जाएगा M2 माइनस M1, और 2 वाला आ गया मतलब 1 वाला बचा हुआ होगा, तो ट्वाइस ऑफ M1 U1। देखो कितना इजी था ना। तो हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन पढ़ा था हम लोगों ने इन 1 डायमेंशन। आज है आप लोगों के पास में हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना। तो 1D पढ़ चुके हैं अब हम लोग, आज हम लोग 2D पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग है आज हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन 2D। क्या होता होगा बेटा 2D के अंदर, बता सकते हो आप लोग कि भाई ऑब्जेक्ट होता होगा। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, दूसरा ऑब्जेक्ट है पॉइंट बी पर। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड है यूए, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड है यूबी। ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि यूए जो है वो ग्रेटर देन है यूबी से। अब ये जो यूबी है, तो यूए ज्यादा है तो क्या होगा, यूए इसको आकर के हिट करेगा। तो जैसे ही यहां पर इसको ये हिट करेगा तो यहां से इसकी 2 डायरेक्शंस हो जाएगी, क्या कि दोनों जने जैसे ही कोलाइड करेंगे, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे क्या। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो कहां कहां पर होगा, सोचो 2D मोशन है। तो लेट सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पर ये दोनों कोलाइड होकर के एक बॉल चली गई यहां पर, और दूसरी बॉल जो होगी वो आ गई यहां पर, ठीक है ना। तो लेट सपोज बॉल ए जो है वो पहुंच गई यहां पर, बॉल बी है वो यहां रीच कर गई। अब देखना, अब हम लोग बोलेंगे कि ये कंडीशन जो है वो बिफोर कॉलिजन की है, एंड ये कंडीशन जो है हमारी ये आफ्टर कॉलिजन की है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही कोलाइड किया उसने, तो कोलाइड करके ही वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिवाइड हो गया। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिवाइड हो गया, तो मैंने बता रखा है बेटा आपको 4th चैप्टर में कि जब भी इंक्लाइनेशन एंगल पे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मार्क माय वर्ड, जब भी इंक्लाइनेशन एंगल पर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व इस अकॉर्डिंग करते हैं कि वो मिड में आ जाए। यस और नो, 4th चैप्टर बता रखा मैंने आपको। तो क्या भाई आप लोगों को यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों की वेलोसिटीज दिख रही है क्या इंक्लाइनेशन एंगल पर, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होगा भाई, इसको कर दिया हम लोगों ने, तो लेट सपोज इस अगर लाइन को आगे हम लोग एक्सटेंड कर ले, तो ये जो एंगल है वो कितना हो गया, बॉल ए के लिए θ1, ये कितना हो जाएगा θ2। रिजॉल्व करो उसको, देखो रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ये होगा हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल ये होगा। ये अगर एंगल θ1 है तो ये भी कितना होगा θ1, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, cos थीटा। तो वेलोसिटी का फर्स्ट वेलोसिटी u1 की वेलोसिटी इसको 1 लिख लो, u1 u2। तो u1 की वेलोसिटी v1, उसका थीटा कंपोनेंट, तो v1 cos θ1
एंड ये वाला कौन सा हो जाएगा v1 साइन थीटा 1। सेम ये भी इंक्लिनेशन एंगल पे, इसको भी रिजॉल्व करेंगे, इस अकॉर्डिंग रिजॉल्व करेंगे, क्या मिड में आ जाए। तो कैसे होगा बेटा, एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला। देखो अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली यहां पर भी ये एंगल थीटा 2 होगा। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, कॉस। तो v2 cos थीटा 2 और ये हो जाएगा कौन सा, v2 साइन थीटा 2। यस और नो, आया क्या समझ में? रिजॉल्व जो करा है वो समझ में आया क्या बेटा आफ्टर कॉलिजन वाली कंडीशन में? जिसको भी दिक्कत है बोलो या फटाफट से एक बार। यस और नो, दिक्कत है क्या कोई? बोलो। नहीं है ना, सबको समझ में आ गया? अब देखना, ये हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है 2D में। तो 2D में है तो डेफिनेटली 2 डायमेंशन मतलब 2 डायरेक्शन आएगी। तो कौन कौन सी डायरेक्शन आएगी बेटा? डायरेक्शन आएगी एक तो हॉरिजॉन्टल वाली और एक आएगी कौन सी, वर्टिकल वाली। तो इनिशियल जब बिफोर कॉलिजन की कंडीशन है तब तो कोई भी क्या है, कंपोनेंट नहीं होगा हॉरिजॉन्टल। लेकिन आफ्टर कॉलिजन में क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिफोर कॉलिजन के सेम है। लेकिन क्या बिफोर कॉलिजन में वर्टिकल कंपोनेंट है क्या? नहीं है ना। लेकिन देखो आफ्टर कॉलिजन में वर्टिकल कंपोनेंट है v1 sin थीटा 1 v2 sin थीटा 2। तो क्या करना चाहिए, हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में ही रिजॉल्व करने वाले हैं। कर ले इसको एक बार देखना क्या करेंगे। अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगी। तो क्या होगा, फर्स्ट लिख रहे हैं हम लोग फॉर मोमेंटम। अब देखना मोमेंटम के लिए लिख रहे हैं तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल होता है किसके, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल में देखो इनिशियली कितना है, मास इसका m1, इसका मास m2। तो m1u1 प्लस m2u2 ये इक्वल होगा किसके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से हैं, m1 v1 cos थीटा 1। क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो मास इसका m1, वेलोसिटी कितनी है इस बार, v1 cos थीटा 1। तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा। देखो हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर लिया। अब अगर वर्टिकल में लिखना है तो क्या होगा, एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, इनिशियली है क्या बिफोर कॉलिजन, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन देखो m1 v1 sin थीटा 1। अगर ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है प्लस y में, तो ये माइनस y में है या नहीं है, वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन इंक्लूड होगी। तो क्या आएगा, माइनस ऑफ m2 v2 sin थीटा। यस और नो, समझ में आ गया सबको? बोलो भाई, आया क्या समझ में? अब देखना, ये मोमेंटम वाला केस था। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है बेटा, मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, बताओ क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? यस, कोई बता सकता है मुझे? मैं यहां पर अब फॉर काइनेटिक एनर्जी यहां लिख रहा हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। आपको सबको पता है कि हाफ कांस्टेंट है। आपको सबको पता है कि m जो है मास वो स्केलर क्वांटिटी है। आपको ये पता है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहां वेलोसिटी की वजह से ही इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिवाइड किया। लेकिन क्या मैं इस वेलोसिटी के स्क्वायर को भी वेक्टर मानता हूं क्या? नहीं होता ना ऐसा। देखो मैंने ले लिया लेट्स सपोज फोर्स इक्वल्स टू 3i कैप, ये वेक्टर लगा दिया। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, फोर्स का स्क्वायर 3 3 जा 9 i कैप स्क्वायर, और i कैप स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। कितना आ जाएगा, देखो 9 आ गया। मतलब कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आ जाता है, स्केलर। इट मींस काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेक्टर है या स्केलर है, स्केलर है। लेकिन यहां मोमेंटम क्या है मेरा, मोमेंटम वेक्टर है। वेलोसिटी दोनों में इंक्लूड हो रखी है, लेकिन यहां सिंगल वेलोसिटी है, इस वजह से वो
सिंगल पावर में वेक्टर जैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ स्क्वायर आ गया, स्क्वायर मतलब वो स्केलर जैसे बिहेव कर रहा है। स्केलर है, इट मींस अब रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लो क्या होगा, वही काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। कितनी है बिफोर कॉलिजन, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। देखो मैंने रिजॉल्व नहीं किया उसको, डायरेक्ट v1 लिखा है, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो कितना इजी है ना। काइनेटिक एनर्जी को रिजॉल्व नहीं किया, रीजन क्यों रिजॉल्व नहीं किया, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास में काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर है वेलोसिटी के स्क्वायर की वजह से। जहां वेलोसिटी की सिंगल पावर है दैट्स व्हाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको रिजॉल्व करते हैं, यहां रिजॉल्व नहीं करते। ये 2D इलास्टिक कॉलिजन समझ में आया क्या आपको? इसमें डेरिवेशन नहीं है, इसमें समझने वाली चीजें हैं सारी। देखो आया क्या समझ में बेटा, आ गया? ले लो उसका एक बार स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग का? देखो अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या है वो लास्ट टॉपिक? छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटमेंट, 1 मार्क्स में पूछा जाता है आप लोगों को। आप लोगों ने अभी तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े, अब आया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन क्या है भाई? ये वही, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u1, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u2। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी जो है इसकी हो जाती है v1, इसकी हो जाती है v2। तो यहां पर कॉलिजन के लिए क्या कंडीशन होगी कि u1 ग्रेटर देन होगा u2 से। यहां पर क्या कंडीशन होगी कि v2 ग्रेटर देन होगा v1 से। ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ कि यहां पर आप लोगों के पास में कौन ग्रेटर देन है, कौन लेसर देन है? u1 ज्यादा है, यहां v2 ज्यादा है, तो चेंज निकालेंगे हम लोग। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन कितना होगा? u1 माइनस u2 एंड चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v2 माइनस v1। ठीक है? तो ये बोलता है यहां पर न्यूटन्स लॉ कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर आप लोगों के पास में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉलिजन हो रहा है, तो जो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉलिजन हो रहा है उस टाइम पर चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v2 माइनस v1 एंड चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन u1 माइनस u2, इन दोनों का जो रेशो होता है वो रेशो कांस्टेंट होता है ऑलवेज, और जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट का नाम दे रखा, उसको डिनोट करते हैं किससे? ई से। इसे डिनोट करते हैं ई से। और ये जो ई है इस सिंबल को बोलते हैं यहां पर, जैसे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया था ना, वैसे ही यहां पर आता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, तो दोनों का जो रेशो है वो आप लोगों के पास में कांस्टेंट आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, बता सकते हो? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन टू दी
change in velocity before collision remains constant. ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड. ओके, तो दोनों का चेंज कांस्टेंट रहता है. अब चेंज का मतलब क्या है, समझ करके देखना कि इन दोनों का जो चेंज है उसका रेशियो फिक्स है, ई के इक्वल आ रहा है. अब ये ई है क्या वो तो देखो. तो यहां पर ई की जो वैल्यूज होती हैं वो 3 वैल्यूज होती है बेटा. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब इस ई की वैल्यू पे वर्क करते हैं कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन है ये यूनिवर्सल कैसे है, कि ये परफेक्टली इलास्टिक के लिए भी प्रूव होगा, ये नॉन इलास्टिक के लिए भी प्रूव होगा, ये परफेक्टली नॉन इलास्टिक के लिए भी प्रूव होगा. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉलिजन क्यों बोल रखा है, किस वजह से, क्योंकि उन दोनों का रेशियो होगा कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलिजन की वैल्यू निकालते होंगे. समझ रहे हो. तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ई की वैल्यू से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कॉलिजन कौन सा है. यस, ले लिया स्क्रीनशॉट. अब देखना, देख क्या लिखा रखा है हम लोगों ने. न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन कितना होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल्स टू e. इसके यहां से 3 केसेस स्टार्ट होते हैं. क्या क्या है वो केसेस. फर्स्ट केस है इफ वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या इफ वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू 0. अगर e 0 के इक्वल है तब क्या होगा, सोचो कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल्स टू e है और e की वैल्यू कितनी हो गई 0. तो क्या ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. देखो तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और v2 इक्वल्स टू v1 आ जाएगा. यस, बोले आप लोगों का आंसर आना चाहिए. ऐसा कौन सा कॉलिजन है जिसमें आफ्टर कॉलिजन की कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम हो जाती है. कौन सा था कॉलिजन ऐसा, परफेक्टली नॉन इलास्टिक. वेरी गुड. तो क्या हो जाएगा, इट मींस परफेक्टली नॉन इलास्टिक कॉलिजन के लिए परफेक्टली नॉन इलास्टिक कॉलिजन के लिए वैल्यू ऑफ ई जो होगी वो कितनी होगी 0. ओके, क्लियर. नाउ अब अगर आप लोगों के पास में सेकंड केस है, इफ वैल्यू ऑफ e बिकम्स 1, e की वैल्यू 1 हो जाए. ओके, तो 1 जब वैल्यू हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल्स टू 1. इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2. देखो क्या मतलब है इसका, कि लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड थी, अच्छा पहले वाली जान ले लो, 50 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाले की थी 20 मीटर पर सेकेंड. कभी तो कॉलिजन होगा. आफ्टर कॉलिजन की केस में ये वेलोसिटी हो गई फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी कितनी हो गई, इसकी ले ली हम लोगों ने 40 मीटर पर सेकेंड. देखो यहां पर देखना, इन दोनों वेलोसिटी का जो टोटल है, सम है 50 एंड 20, कितना है भाई 70. इन दोनों का भी सम कितना होगा 70. अब वो देखो चाहे वैल्यू कुछ भी आ जाए, यहां पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती ना, वैल्यूज कुछ भी आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये यही बोलता है कि यहां पर अगर आप लोगों के पास में वेलोसिटीज जो है, उन दोनों वेलोसिटीज का जो चेंज है वो सेम रहने वाला है. अब चाहे आप लोग यहां पर पॉसिबिलिटीज के लिए वैल्यूज कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वैल्यूज आप लोगों के पास कुछ भी लो, उन दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी दोनों की बिफोर कॉलिजन, दोनों का चेंज सेम रहता है.
और ऐसा जिस केस में होता है वो कौन सा होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, अगर वेलोसिटी में चेंज बिफोर और आफ्टर सेम रहेगा तो मोमेंटम भी सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो वैल्यू क्या होती है, 0 और 1। अब देखो, या तो वैल्यू क्या हो, दोनों का चेंज इक्वल हो, या फिर दोनों की वैल्यू इक्वल हो, ऐसा दोनों में नहीं होता। मतलब अगर थर्ड जो है, इफ वैल्यू ऑफ ई 0 से ग्रेटर देन हो और 1 से लेस देन हो, इन बिटवीन 0 एंड 1 हो, तो ये वाला केस जो होगा उसमें क्या होगा, वेलोसिटी v2 माइनस v1, लेट सपोज यहां पर जो भी आएगा वो क्या होगा, लेसर देन 1 होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। कम होते ही यहां पर ये जो केस है जिसमें वेलोसिटी सेम नहीं रहती है, वो आप लोगों का नॉन इलास्टिक कॉलिजन था। ओके, ये आप लोगों के पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन के तीनों केसेस आ गए। कर लोगे क्या, ठीक है ना। ये केवल एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों को आइडिया देता हूं। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो भाई, हम लोग वही करने वाले हैं क्वेश्चंस। ले लिया स्क्रीनशॉट? एनसीईआरटी की बुक निकालना और देखते हैं क्वेश्चंस। देखो पेज नंबर 136 सबके पास होगी बुक। क्वेश्चन नंबर 16 देखना बेटा, ऑन पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 16 देखो। Two identical ball bearings in contact with each other and resting on frictionless table. Frictionless table है मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 0। Table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed of v. देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा फर्स्ट केस में कि एक बॉल है, बॉल 1, बॉल 2 और 3 जो है वो साथ में रखी हुई है। तो बॉल 1 जो है वो वेलोसिटी v से आकर के हिट करती है उनको सॉरी, तो हिट करती है। तो हिट करने पर तीन पॉसिबिलिटीज आ गई। देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, वेलोसिटी थी फर्स्ट बॉल की, लेकिन आफ्टर कॉलिजन वो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और सेकंड और थर्ड वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन 0 थी, तो आफ्टर कॉलिजन वो v/2 से मूव करने लग गई दोनों। फिर सेकंड केस में क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई और थर्ड बॉल ऑफ वेलोसिटी v से करने लग गई। देखो बिफोर कॉलिजन का उल्टा हो गया, वहां पर फर्स्ट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, सेकंड थर्ड रेस्ट में थी। यहां पर फर्स्ट सेकंड रेस्ट में और थर्ड मूव करने लग गई। और थर्ड वाला केस है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों जो है वो v/3 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक, देखो लास्ट लाइन, अगर इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक है मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहते होंगे। Which of the following is a possible result after collision? देखो जब भी बेटा आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आए ना कि ये इलास्टिक कॉलिजन है, ये परफेक्टली नॉन इलास्टिक है, ये नॉन इलास्टिक है, तो आप लोग इनमें वेरिएशन कैसे बता सकते हो, कैसे बता सकते हो भाई? मोमेंटम तो सबके लिए कांस्टेंट है ना, तो मोमेंटम के बेस पर तो हम लोग बता ही नहीं सकते। हम लोग किसके बेसिस पे बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर, कि भाई अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, अगर नॉन इलास्टिक है, परफेक्टली नॉन इलास्टिक है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती होगी। इसलिए खुद ने ही बोल दिया क्वेश्चन में कि इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक है मतलब ये चेक करो कि आप लोगों के पास ऐसा कौन सा केस है फर्स्ट से जो थर्ड के रिलेवेंट है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी इक्वल रह जाए। देखना, करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल और ये थर्ड बॉल, सेकंड और थर्ड साथ में है।
वेलोसिटी v है। फर्स्ट केस है जिसमें बॉल में फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई और सेकंड और थर्ड जो है वो v/2 से मूव करने लगे। इसके बाद सेकंड केस है जिसमें फर्स्ट और सेकंड उनकी वेलोसिटी 0 हो गई और थर्ड वाले की वेलोसिटी जो है वो v हो गई। और थर्ड केस है जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों की वेलोसिटी v/3 हो गई। ओके, अब देखो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी निकाले हम लोग बिफोर कॉलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन कितनी आएगी? देखो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन कितनी आएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी है v1, तो हाफ mv²। सेकंड और थर्ड क्या है? 0 रेस्ट में, तो कितना आ गया? हाफ mv²। ये बिफोर कॉलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हम लोगों को, ये काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कॉलिजन। इस वाले केस में निकालो, क्या होगा भाई? हाफ m0², फर्स्ट वाले की 0, दूसरे वाली क्या हो जाएगी? हाफ। अब देखना ध्यान से, तीनों के मासेस उसने बोला है सेम है, तो यहां पर सेकंड और थर्ड बॉल एक साथ रखी हुई है ना, तो टोटल मास कितना होगा? m + m = 2m। यस और नो होगा ना ऐसा? भाई दो बॉल एक साथ रखी हुई है तो ईच मास, उसने क्वेश्चन में बोला है कि सबका मास सेम है, दो बॉल का कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो देखना बेटा यहाँ पे सेकंड और थर्ड साथ है, तो फर्स्ट केस हाफ mv0², सेकंड में क्या होगा? हाफ m, दोनों सेम है तो 2m लिख दूंगा डायरेक्ट में, 2m v²। v² मतलब v²/4 कितना आ जाएगा? इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया? mv²/4। देखो सेम आया क्या? नहीं आया, मतलब फर्स्ट केस नहीं हो सकता। सेकंड केस करके देख लो क्या होगा? हाफ m0² प्लस हाफ m0² प्लस हाफ mv²। ओके, देखो ये दोनों 0 हो गए तो क्या बचा? हाफ mv²। देखो इक्वल आ गया ना, मतलब सेकंड केस पॉसिबल है। थर्ड केस देखो है क्या? थर्ड केस भी, तो क्या होगा? थर्ड केस में तीनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं v/3 से, तो क्या होगा? हाफ इंटू 3m इंटू v²/9। देखो ये है क्या? ये भी नहीं होगा ना, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो mv²/6 आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब तीनों केसेस में से सेकंड केस पॉसिबल होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कॉलिजन इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। ओके, आगे समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो? आया समझ में? आ गया? चलो तो ले लो उसका स्क्रीनशॉट एक बार। ले लिया? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सबने एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, a molecule in a gas container hits a horizontal wall with speed of 200 मीटर पर सेकेंड। एक वॉल है, ये वॉल है, तो ये बोलता है मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर हिट्स ए हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 डिग्री विद नॉर्मल। कि यहां पर अगर आप लोगों के पास में एक नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, एक बॉल आ रही है 30 डिग्री पर, ये हिट करती है इसको और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोलता है एंड रीबाउंड, रीबाउंड मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन से चली जाएगी वो, 30 डिग्री से वापस रिटर्न हो जाएगी। रीबाउंड विद द सेम स्पीड, इज मोमेंटम कंजर्व इन द कॉलिजन। पहले बताओ कि मोमेंटम रहा क्या कॉलिजन, फिर सेकंड बताओ इज द कॉलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। अरे वही सीधी सी बात है कि इलास्टिक होगा तो पता पड़ ही जाएगा कि मोमेंटम कांस्टेंट है या नहीं है। तो पहले क्या निकाले हम लोग? काइनेटिक एनर्जी निकाल ले। मैंने आपको क्या बताया? जब भी पूछे इलास्टिक इनइलास्टिक काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। देखना भाई, काइनेटिक एनर्जी
बिफोर कॉलिजन कितनी होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होगी, यस और नो, होगी ना। देखो तो हाफ एम कितना है, एम ही ले लो, दिया नहीं उसने, बी कितना है 200, इसका स्क्वायर है तो कितना आ गया देखो 100, कितना आया बेटा 2 इंटू 1 2 3 4 10⁴ एम, ये जूल में आपके पास एनर्जी आ गई बिफोर कॉलिजन। अब आफ्टर कॉलिजन निकालो, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा कि जैसे ये वॉल से यहां पर कोलाइड करेगा तो बताओ वॉल को भी तो यहां पर कोई ना कोई एनर्जी देगा ना। तो यहां पर तो क्या होगा, बिफोर कॉलिजन तो ये फुल एनर्जी के साथ आया, अपनी 100% एनर्जी के साथ आ गया, लेकिन जैसे ही वॉल से कनेक्ट करा तो वॉल को क्या होगा, अपनी एनर्जी देगा कुछ, फिर वापस आएगा रिबाउंड होकर के, यही तो होगा। तो आफ्टर कॉलिजन में कौन कौन सी एनर्जी होगी भाई, इस एनर्जी के पास कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, तो देखो कितना कम हुआ, क्या करोगे उसमें ऐड कर दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगी ऑन दी वॉल प्लस रीबाउंड एनर्जी, कि वो जो रीबाउंड हुआ है उसमें कितनी एनर्जी है, तो कितनी हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम और वी। क्या वॉल शिफ्ट हुई, क्या नहीं हुई ना, तो वॉल की वेलोसिटी 0 प्लस रीबाउंड हुआ है तो फिर वही सेम हाफ एम 200 स्क्वायर, देखो ये 0 जाएगा तो क्या बचेगा अगेन, वही 2 इंटू 10⁴ एम जूल। बताओ दोनों एनर्जी सेम है या नहीं है, दोनों सेम है ना, सेम होगा तो कौन सी कॉलिजन होगी बताओ, इलास्टिक कॉलिजन, और इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आया कि समझ में आ रहा है क्या भाई, बोलो। अरे सब जने सो गए क्या, कहां है बाकी, हाँ बोलो, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी बेटा, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ तभी तो नहीं करेगा एग्जैक्ट, तभी तो 0 लिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता कि टोटल वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का 10% उसने रोक लिया है और बाद में क्या हो रहा है, फिर जा रहा है, तो बताओ अब 10% कौन रोकता, वॉल की वजह से डिक्रीज होता ना, तो उस टाइम ये कंडीशन लगती है नहीं लगती ना। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड लिखवाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर सेम क्वेश्चन आपको, ये तो एनसीईआरटी में इजी क्वेश्चन दे रखा है, रेफरेंस बुक लो, वो बोलेगा आपको कि ये जो वेलोसिटी है ना, इसका 10% जो है वो रिड्यूस हो गया रिबाउंड होते वक्त। अब बोलो अब क्या करोगे, वेलोसिटी का 10% हो गया, तो देखो बेटा यहाँ 0 लिख रखा है मैंने, उस केस में मैं क्या लिखता, 10 रिड्यूस हो गया ना, मतलब 90 रह गया होगा, तो 90/100 वेलोसिटी ऐसे लिखता। आया समझ में, आया सिद्धि, तो उस टाइम ऐसे लिखते। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड लिखवाया है कि जब भी ऐसा हो तो उस टाइम 0, मतलब ऐसा लिख दो। अब यहां इस केस में नहीं हुआ था इसलिए मैंने 0 ले लिया, अगर होता तो मैं वैल्यू लिख देता। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चन करवाया कि कभी आपको क्वेश्चन देखो तो कम से कम समझ में तो आए कि हाँ सर ने वहां भी लिया था, लेकिन वॉल शिफ्ट नहीं हुई इसलिए 0 ले लिया था, अदरवाइज वहां पर आता, जैसे मैंने बताया अभी। इसलिए इजी है काफी, देखना बेटा, जहां भी डाउट हो एक बार वापस पढ़ना, आप लोग वीडियो देखना, फिर डाउट आता है तो कल आके पूछना, अदरवाइज फिर हम लोग आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो क्लास के अंदर, तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ओके, गुड डे।